नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के कैसे बने विशेष फोकस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विस में एक अधिकारी बनना चाहते हैं, यानी कि आप भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी के तौर पर कार्य करना चाहते हैं, आप भारत अपने देश के हितों को अगर अन्य देश में साधना चाहते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको एक संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आईएफएस ऑफिसर आप कैसे बन सकते हैं, आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए आपको कौन सी परीक्षा देनी होगी, साथ ही साथ इस परीक्षा को कौन आयोजित करता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी परसेंटेज आपकी होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आप अटेम्प्ट कितने दे सकते हैं, साथ ही साथ कट ऑफ कितनी होती है एग्जाम की, और एग्जाम की कितनी स्टेज में इस एग्जाम को जो है आयोजित किया जाता है, एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है और एक पूरी चयन प्रक्रिया क्या होती है। साथ ही साथ जानेंगे आप फॉर्म कब भर सकते हैं, अगर आप आईएफएस बन जाते हैं तो आपका प्रमोशन कहां तक होगा और आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और तैयारी की स्ट्रेटेजी आपकी क्या होनी चाहिए। तो एक संपूर्ण जानकारी बने रहे हमारे साथ, आप शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को बिना स्किप करे देखें ताकि आपको एक संपूर्ण जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी वाला बटन दबाना एकदम फ्री है, एक पैसा भी आपका नहीं लगेगा, लेकिन फायदा यह होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं आईएफएस क्या होता है। आईएफएस अगर इंग्लिश में बात करें, इंडियन फॉरेन सर्विस, यानी कि हिंदी में भारतीय विदेश सेवा। जानते हैं कि आईएफएस के कार्य क्या होते हैं। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय के जो जितने भी कार्य होते हैं उनके संचालन के लिए जो है आईएफएस ऑफिसर जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों, आईएफएस का जो निर्माण है वो इसीलिए किया गया है कि जिससे भारतीय विदेश सेवा के जितने भी कार्य है उनका संचालन अच्छी तरह हो सके, भारत के जो राजदूत है अन्य देशों में वो अपनी कंट्री के हितों को साध सके। तो इस प्रकार से जो है ये भारत के पेशावर राजनयिकों का एक निकाय है। यह सेवा भारत सरकार की केंद्रीय सेवाओं यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। भारत के विदेश सचिव भारतीय विदेश सेवा के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। सो आईएफएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सर्विस है। अब हम चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। जैसा आप जानते हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि कौन सी परीक्षा से जो है आप आईएफएस बन सकते हैं और कौन इस परीक्षा को आयोजित करता है। तो दोस्तों, इस परीक्षा का जो आयोजन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो है परीक्षा आयोजित की जाती है, और इस परीक्षा का नाम सिविल सेवा परीक्षा, सिविल सर्विस एग्जाम जो है, इस परीक्षा के माध्यम से आप आईएफएस बन सकते हैं। इसका जो चयन है आपका वो यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा का जो आयोजन किया जाता है सिविल सर्विस परीक्षा का, उसके बाद जैसा आपका रैंक आता है उस रैंक के आधार पर, और दूसरी चीज, आप जो सिविल सर्विस एग्जाम में जो सर्विसेज होती है उनमें आप प्रेफरेंस देते हैं पोस्ट का, उसमें अपनी चॉइस देनी होती है। तो इन दो आधारों पे अगर आपकी जो रैंक है, मेरिट में जो आपका जो मेरिट बनती है उसमें आपकी रैंक अगर अच्छी आई है उसके आधार पे, साथ ही साथ आपने जो पोस्टों की, पदों की जो वरीयता दी है उसके आधार पर जो है आपको आईएफएस मिल सकता है। तो इसमें डाटा दिया गया है कि वर्तमान सेवा में कैडर में लगभग 600 अधिकारियां हैं, जिनमें लगभग 162 अधिकारी विदेशों में, अन्य देशों में, भारतीय मिशन एवं देश में विदेशी मामलों के मंत्रालय में विभिन्न पदों पर जो है वे अभी है। नाउ जो है हम देखते हैं कि आपको पद कौन कौन सा मिलता है। तो आपको जो है इनिशियली अंडर सेक्रेटरी, उसके बाद जो है ये जूनियर टाइम स्केल होगा, फिर आपको डेप्यूटी सेक्रेटरी, काउंसलर डायरेक्टर, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड फॉरेन सेक्रेटरी तक आप बनते हैं। तो इस प्रकार से जो आपको ये पद मिलने वाले हैं अगर आप बनते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विस एग्जाम में के थ्रू आईएफएस बनना चाहते हैं तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, आप केवल ग्रेजुएट यानी कि आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, केवल आप ग्रेजुएट पास होने चाहिए, किसी भी प्रकार से कोई परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ आयु सीमा की अगर बात करें तो सामान्य जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 21 वर्ष से 32 वर्ष होती है। 5 साल की छूट अनुसूचित जाति और जनजाति SC ST को दी जाती है। 3 साल की छूट अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को दी जाती है। नाउ अटेम्प्ट, आप कितनी बार इस परीक्षा को दे सकते हैं, तो इसमें प्रतिबंध है। सामान्य कैटेगरीज के कैंडिडेट इसको 6 बार इस परीक्षा को दे सकते हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैंडिडेट 9 बार, और SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के जो कैंडिडेट हैं वो इस परीक्षा को जब तक उनकी उम्र है दे सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई उनके लिए प्रतिबंध नहीं है। नाउ कितनी स्टेज में ये एग्जाम होता है, तो ये एग्जाम 3 स्टेज में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जो जर्नल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन का होता है, पेपर 2 CSAT यानी कि सेंट्रल सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट।
ये दोनों पेपर 200-200 अंकों के होते हैं, 2-2 घंटे का इनमें समय दिया जाता है। ऑफलाइन परीक्षा होती है, यानी कि OMR सीट आपको मिलेगी, बहुविकल्पीय ये प्रश्न होते हैं। और यहाँ पर जो है आपको 2 महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी चाहिए। सबसे पहली बात, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। कोई भी प्रश्न आप गलत करते हैं तो 1/3 आपका जो है काट लिया जाएगा, प्रश्न जो आप मार्क्स अंक काट लिए जाएंगे आपके। दूसरी चीज, जो CSAT पेपर है, पेपर 2, उसकी मेरिट नहीं बनती है, वो केवल क्वालिफाइंग पेपर होता है। केवल आपको 33% अंक इसमें लाने होते हैं पेपर 2 में। मेरिट जो बनेगी आपकी पेपर 1 की बनेगी। नाउ कट ऑफ, नॉर्मली जो कट ऑफ है 100 अंकों से लेकर आपकी 110 अंकों तक आती है। ये निर्भर करता है कि एग्जाम कैसा आया है। नाउ सिलेबस की बात कर लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा के प्रिलिमिनरी एग्जाम के। आप पेपर 1 का सिलेबस देख सकते हैं। पेपर 2 में आपको गणित, रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी जैसे लोकोत्तय, मुहावरे, पर्यायवाची और आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स आदि के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मुख्य परीक्षा की बात करते हैं। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में अपनी पास कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं, तो आप मुख्य परीक्षा के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। ये परीक्षा लिखित परीक्षा होती है, मतलब ये बहुविकल्पीय परीक्षा नहीं होती है, इसमें आपको लिखना होता है। इसमें टोटल 9 पेपर होते हैं। दोस्तों, जो 2 पेपर है, पेपर A और पेपर B, आप देख रहे होंगे, ये भाषा के पेपर होते हैं। एक तो इंग्लिश भाषा का पेपर होता है पेपर B, और इंडियन लैंग्वेज, यानी कि आपको भारत की जो भाषाएं हैं, भारत के संविधान के 8वें शेड्यूल्ड में, उसमें जैसे असमी भाषा है, कश्मीरी है, हिंदी है, तमिल है, कन्नड़ है, उनमें से एक भाषा को आपको चुनना होता है और उसमें अपीयर, उसमें एग्जाम देना होता है। 300 अंकों के ये पेपर होते हैं, दोनों 300 अंकों के, 3-3 घंटे का समय होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेरिट में नहीं जुड़ते, ये केवल क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। जिनकी मेरिट बनती है वो ये 7 पेपर होते हैं, जिनमें निबंध, ये सामान्य अध्ययन पेपर 1, 2, 3, 4 और एक ऑप्शनल यानी कि वैकल्पिक विषय आपको चुनना होता है, जिससे आपने ग्रेजुएशन या कर रखी है, या जो आप जिसमें आप कंफर्ट हो। तो ये सभी के सभी 7 पेपर 250-250 अंकों के होते हैं। 3-3 घंटे का इनमें समय दिया जाता है। नाउ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है आपको, तो आप जो है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ सिलेबस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मेंस के सिलेबस की अगर बात करें, जो भाषाओं का जो सिलेबस है पेपर A और पेपर B, उसमें जो है कंप्रीहेंशन आएगा, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसके बाद उसमें से आपको आंसर चार्ट के लिखने होते हैं। प्रेसिस राइटिंग, यूसेज एंड वोकैबुलरी, शॉर्ट एसे एंड ट्रांसलेशन। इंग्लिश से जो भाषा आप चुनते हैं और उस भाषा से, जैसे आपने अगर कश्मीरी भाषा चुन ली या आपने तमिल चुन ली, तो तमिल से इंग्लिश ट्रांसलेशन और इंग्लिश से तमिल ट्रांसलेशन, या हिंदी चुन ली आपने, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। जर्नल स्टडी के सिलेबस की अगर बात करें, सामान्य अध्ययन की पेपर 1, 2 एंड 3 का पेपर, ये सिलेबस आप देख सकते हो, प्रारंभिक परीक्षा की तरह ही है। सामान्य अध्ययन पेपर 4 जो है वो आपका एथिक्स, इंटीग्रेटेड जर्नल एप्टीट्यूड, यानी कि आपके आचार विचार का जो है ये पेपर होता है। प्रारंभिक परीक्षा के अगर हम तुलना में बात करें तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सुरक्षा, महिला संबंधी मुद्दे, सामाजिक मुद्दे और डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। नाउ जर्नल स्टडी का सिलेबस, अगर वैकल्पिक विषय ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, एक सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, इसके 2 पेपर होंगे। आप जो है किसी भाषा का साहित्य भी आप चुन सकते हैं। नाउ अब अगर आप मेंस परीक्षा पास कर लेते हैं, फिर आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ेगा। इंटरव्यू में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, आपका मानसिक योग्यता, व्यवहारिक ज्ञान का जो है आपका परीक्षण होगा। अगर आप इंटरव्यू पास कर लेते हैं तो आप एक फाइनल मेरिट आएगी। फाइनल मेरिट आने के बाद जो है आपका सिलेक्शन जो है, जैसी आपको रैंक मिलेगी और आपने जो अपनी पोस्ट का जो प्रेफरेंस दिया होगा, उसके अनुसार आपको IFS मिल सकता है। नाउ फॉर्म कब आते हैं दोस्तों? फॉर्म जो है फरवरी के दूसरे सप्ताह में आ जाते हैं हर साल 31 मई को इसका एग्जाम होता है, लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से ये पोस्टपोन कर दिया गया है। IFS की सैलरी कितनी होती है दोस्तों? इनिशियल जो सैलरी है वो लगभग 75,000 रुपये महीना जो है मिलती है, और अगर आप विदेश में पोस्टिंग चले जाते हैं तो लगभग आपकी सैलरी 2.5 लाख तक भी पहुंच सकती है। साथ ही साथ अन्य जो सुख सुविधाएं हैं, मेडिकल सुविधा, फ्री फोन कॉल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और अन्य जो है अब्रोड स्टडी के भी ऑप्शन आपको रहते हैं। नाउ परीक्षा की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों? इस परीक्षा की तैयारी सबसे पहले तो आप जो सिलेबस है उसका गहन अध्ययन करें। 15 से 20 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करें। साथ ही साथ आप जो है NCERT 6th क्लास से 12th क्लास की NCERT पढ़ें, एंड उसके बाद आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ें और न्यूज़पेपर्स एंड मंथली मैगजीन का लगातार आप पाठ करें। साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड जो टेस्ट सीरीज है वो भी आप सोल्व करें। तो इस प्रकार से इस परीक्षा को आप पास करके भारतीय जो विदेश सेवा है उसमें एक अधिकारी के तौर पर जो है आप पोस्टिंग पा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लें। अगली हमारी वीडियो होगी आप जज कैसे बन सकते हैं, और इंडियन जो रेवेन्यू सर्विस है उसमें आप कैसे जो है आप अधिकारी बन सकते हैं, उसके बारे में वीडियो